नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। अभी देश में कोरोना का संकट चल रहा है। इस मुश्किल वक्त में डॉक्टर्स अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। जिंदगी और मौत के बीच झूलते मरीजों का इलाज कर उन्हें नई जिंदगी देने वाले इन डॉक्टर्स को लोग भगवान यूं ही तो नहीं कहते। आज का दिन ऐसे ही बहादुर डॉक्टर्स को शुक्रिया कहने का है। हमारे साथ जयपुर के जेके लॉन अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अशोक गुप्ता जुड़े हैं। साथ ही जोधपुर के एमडीएम अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर महेंद्र कुमार आसेरी भी हैं। उदयपुर के एमबी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आरएल सुमन, कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर सीएस सुशील भी जुड़े हैं और बीकानेर के पीबीएम अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर मोहम्मद सलीम हैं। इन 5 दिग्गजों से जानते हैं कोरोना से लड़ने की कहानी। स्वागत है आप सभी का। तो कोरोना काल में ये डॉक्टर्स जी जान से जुटे हुए हैं, ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं और मरीजों के साथ अपना पूरा वक्त गुजारते हैं। डॉक्टर्स डे आज है और आज का दिन इन डॉक्टर्स को या यूं कहें धरती के भगवान को शुक्रिया अदा करने का है। क्यों मनाया जाता है डॉक्टर्स डे, ये भी हम आपको बता रहे हैं। और अब तक ऐसा नहीं है, ये जो डॉक्टर्स इलाज में जुटे हुए हैं ये इनमें से कई डॉक्टर्स भी कोरोना के संक्रमण में, कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी है। 14 डॉक्टर्स और 47 नर्सिंग स्टाफ अब तक कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। एसएमएस अस्पताल में पैरामेडिकल स्टाफ भी संक्रमित है। प्रदेश में अब तक कुल 512 हेल्थ वर्कर्स बीमार हैं। 512 में से 106 डॉक्टर पॉजिटिव हो चुके हैं। 50% हेल्थ वर्कर्स बिना लक्षण के पॉजिटिव हैं। एसएमएस अस्पताल में 72 हेल्थ वर्कर्स कोरोना पॉजिटिव अब तक मिल चुके हैं। डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव का इलाज कर रहे हैं, अस्पतालों में जुटे हुए हैं, लेकिन इलाज करते करते ये डॉक्टर्स भी खुद कोरोना के शिकार हो रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके इन्होंने हार नहीं मानी है। दिन रात अस्पताल में लगातार डटे हुए हैं। किस तरह से ये अपनी दिनचर्या इस काल में अपनी दिनचर्या बिताते हैं, किस तरह से खुद को टेंशन फ्री रख पाते हैं और किस तरह से ये लोगों का ट्रीटमेंट, मरीजों का ट्रीटमेंट करते हैं, उन्हें हौसला बढ़ाते हैं, जान लेते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर अशोक गुप्ता, जेके लॉन अस्पताल अधीक्षक हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अशोक, आपका स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान में। डॉक्टर आरएल सुमन, एमबी अस्पताल अधीक्षक हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और डॉक्टर सीएस सुशील, न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल कोटा अधीक्षक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान में। सबसे पहले डॉक्टर अशोक, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, ये वक्त ऐसा वक्त है जब काफी हेडेक आप लोगों को रहती होगी, काफी टेंशन रहती होगी। पूरा दिन आप अस्पताल में बिताते हैं, सैकड़ों हजारों की संख्या में मरीज आते हैं और उनके बीच आपको अपना दिन निकालना पड़ता है। किस तरह से आप उन लोगों को संबल बंधाते हैं और साथ ही अपना दिन निकालते हैं, खुद की मानसिक अवस्था आपकी ठीक रहे, खुद आप फ्रेश माइंड रहे, उसके लिए क्या करते हैं आप? तो वो ईयरफोन नहीं देगा। डॉक्टर अशोक, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? तो ये टॉपिक तो पूछ ले। चलिए, डॉक्टर अशोक तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, फिर से उनसे जुड़ेंगे। डॉक्टर आरएल सुमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एमबी अस्पताल अधीक्षक हैं, उदयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर आरएल सुमन, ये सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये वक्त काफ़ी क्रूशल वक्त है। इस वक्त में जब सैकड़ों मरीज अस्पताल में रहते हैं, किस तरह से आप उनको ट्रीटमेंट देते हैं
और खुद की हेल्थ का भी कैसे ध्यान रख पाते हैं? पहले मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आज हम पूरे राजस्थान से रूबरू हो रहे हैं। जहां तक आपने सवाल पूछा कि हम किस तरीके से मरीजों का करते हैं, तो मैं आपको बताऊं, उदयपुर में हमने एक सुपर स्पेशलिटी विंग थी हमारे यहाँ पे जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड थी, और उस विंग को हमने स्टार्ट किया कोरोना मरीजों के लिए। और जब कोरोना मरीजों का हमने यहाँ पे ओपीडी, स्क्रीनिंग, टेस्टिंग, सैम्पलिंग मरीज। जी जी बोलिए सर। जो भी भर्ती यहाँ पे हमने शुरू किया, उसके बाद में हमारे पास शुरू में थोड़ा सा मरीज कम थे संख्या। हाँ शुरू में, हाँ, बट उसके बाद में अप्रैल एंड तक हमारे पास में और मई स्टार्ट में हमारे पास बहुत एकदम से उदयपुर में बहुत ज़्यादा मरीजों की संख्या बढ़ गई थी। और हमारे पास में ये समस्या थी कि इनको, तो रिपीट हो रहा है सर, आप बोलते रहिए, हम सुन पा रहे हैं आपको, आप बोलते रहिए। अपने आप को हॉस्पिटल यस इंडस्ट्री की बजाय हमने हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के रूप में परिवर्तित किया, क्योंकि शुरू में हमारे पास वो मरीज थे, वो एसिम्टोमेटिक मरीज थे, और सिर्फ कोरोना पॉजिटिव आने के कारण से जो सरकार की गाइडलाइन थी, बाकी जो दिशा निर्देश थे, इसके लिए हमने उनको रिपीट हो रहा है, चलिए शायद कोई भर्ती किया जाता था उनको, तो उनको हमें भर्ती करने के बाद जो पूरे आइसोलेट कर लिया जाता था, तो उनके शुरू से एक एक चीज का हमें ध्यान रखना पड़ता था उनका। डॉक्टर सीएस सुशील, मैं आपके पास आ रहा हूं। टाइम पे मिले उनको, डॉक्टर टाइम पे देके, नर्सिंग स्टाफ उनका देके, उनको पूरा वाइटल पैरामीटर चेक होते रहे, कोई भी पेशेंट में एकदम से कोई डिटोरिएशन नहीं हो। और इन सब की जिम्मेवारी के लिए हमने राउंड द क्लॉक नर्सिंग स्टाफ एज वेल एज डॉक्टर्स को अपॉइंट किया था उसके, और सीनियर डॉक्टर्स को भी हमने साथ में अपॉइंट किया। मैं मेरे लेवल पे ये करता था उनको जी, कि मैं डेली एटलीस्ट एक बार उनको मैं कॉल करता था जी, और कोशिश होती थी मैं वीडियो कॉल भी करता था, जिस किसी के व्हाट्सएप कॉल होते थे, तो मैं कोशिश करता था उन मरीजों के साथ में जुड़ा रहूं, उनकी कोई भी समस्या है उनके साथ में मैं रूबरू हो जाऊं। मुझे कोई भी समस्या का होता था तो मेरे पास में एक सुझाव होता था साथ में, मुझे ये चाहिए, तो मुझे एक करने का एक मौका मिलता था कि इनके मरीजों के लिए ये चीज़ें और करने की ज़रूरत है। दूसरा, हमने मरीजों की उस बेहतरी के लिए दूसरा एक हमने काम किया था कि हमने राउंड द क्लॉक एक साइकेट्रिस्ट की टीम अपॉइंट की हमने जी। और जो साइकेट्रिस्ट की टीम थी वो हमारे जो पॉजिटिव मरीज होते थे, जो जिनको ज़्यादा ज़रूरत होती थी हमें डॉक्टर की सलाह के मुताबिक, उनको हम प्रायोरिटी पे लेते थे और कोशिश करते थे कि हर मरीज से एक बार हम जुड़ जाएं। तो हमारे साइकेट्रिस्ट उनको टेलीफोनिक काउंसलिंग करते थे, पूछते थे उनका कोई दिक्कत तो नहीं है, और वो जैसे जैसे कोई प्रॉब्लम होती थी उनको जो उसी हिसाब से काउंसलिंग से या जहाँ ज़रूरत पड़ती थी मेडिसिन दी जाती थी उनको जी। तीसरा हमने काम किया यहाँ पे कि अभी हमने व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया उनका, और उस व्हाट्सएप ग्रुप को हमने इस तरह के कि जो पॉजिटिव मरीज होते थे वार्ड में, हमने सबको उस व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया और उनको एक फ्रीडम दिया कि आपकी कोई भी समस्या है आप हमें बताइएगा, हम कोशिश करेंगे आपकी कोई समस्या नहीं हो, हम बेहतर कोशिश करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि कोई भी चीज़ की कमी रह सकती है, क्योंकि मेरी बीमारी नहीं है, हॉस्पिटल नया है, हर चीज़ को हम संसाधन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, पर फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे हमारी तरफ से कि किसी कोई तकलीफ नहीं हो। और उस व्हाट्सएप ग्रुप से हमें इतना सपोर्ट मिला, उस व्हाट्सएप ग्रुप को एक लीड कर रही थी हमारे साथ में यूनिसेफ न्यूट्रिशन की टीम थी, जो उनको हर छोटी छोटी चीज़ को खाने से, पीने से, न्यूट्रिशन से रिलेटेड या उनकी पर्सनल चीज़ें जो भी होती थी, उनको कोई भी चीज़ शेयर करते थे कि मुझे ये प्रॉब्लम है या और कोई प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप पे हम शेयर करते थे। और उस शेयर करने के बाद में उस ग्रुप में आर्यन सुमन सर, मैं आपके पास फिर से लौट रहा हूं। डॉक्टर सीएस सुशील भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल कोटा के अधीक्षक हैं। डॉक्टर सीएस सुशील, किस तरह से आप मैनेज करते हैं? देखिए, इस वक्त पर हम लोग कोरोना का नाम सुनते हैं तो आम आदमी डर जाता है, वो अस्पताल पहुंचता है डर के साए में, लेकिन आपको उसे भी संभालना है, खुद को भी संभालना है, अपने स्टाफ को भी संभालना है। किस तरह से मैनेज कर पाते हैं आप? काफ़ी हमारे जो पेशेंट्स हैं वो आके हमारे को बधाई दे रहे हैं, हमारे से अपनी उम्मीदें पूरी करने की ख्वाहिश कर रहे हैं,
और साथ ही आज समाज से हमको एक नए रूप में जो रिकॉग्निशन मिल रहा है वो एक उसका महत्व बहुत ज़्यादा है। हाँ जी जी आवाज़ बढ़ा यार। जी आवाज सुन पा रहा हूं डॉक्टर सुशील मैं आपको। सर सवाल मेरा ये था किस तरह से आप एमबीएस में जी पॉजिटिव। हाँ, मैं वही बता पा रहा हूं कि मैं एनएमसीएच में हूं, न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का अधीक्षक हूं। तुरंत मेरे पास में सेकंड डे 6 तारीख को यहां पर कम से कम 70 व्यक्ति भेज दिए गए जी, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों थे। एकदम से सब लोग घबरा गए, सब लोग परेशान हुए। नर्सिंग स्टाफ छोड़ के भाग गया, 4th क्लास छोड़ के भाग गए, सब कुछ छोड़ के भाग गए। हमने किट पहनने के बाद हम मरीजों के साथ गए, उनसे बातचीत की, सब कुछ किया। 2 दिन तक इस तरह का चलता रहा। उसके बाद जाकर लोग बाग राजी हुए, क्योंकि सबसे पहले खुद को आगे आना होगा। अगर खुद आप आगे आओगे सब लोग आपके साथ लग जाएंगे, अगर आप खुद आगे नहीं आओगे तो आपके साथ लोग नहीं लगेंगे। फिर हमें कोई दिक्कत नहीं आई। उसके बाद हमने सब मैनेज कर रखा है, हर तरह की टीमें बना रखी है। खाने पीने की जो टीम है वो अलग है, खाना खिलाने वाली है, पानी पिलाने वाली, डॉक्टर्स देखने वाले हमारे अलग हैं, और हर तरह से हम मैनेज कर रहे हैं। और अभी इस समय हमारे पास में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही। बीच में एक ऐसा भी टाइम आया था कि कोटा में हमारे पास मात्र 7 पेशेंट गए थे और हमें लगा था कि अब तो कोटा से चला गया, पर 3 दिन तक कोई पेशेंट नहीं आया। उसके बाद में एकदम से बाढ़ आ गई कोटा में। उसके बाद 30 पेशेंट आए और रोज कम से कम 8-10 15 पेशेंट निकल रहे हैं हमारे पास में जी। तो पर कोई बात नहीं, अब जो भी है बहुत अच्छा मैनेजमेंट चल रहा है, कहीं कोई हमें दिक्कत नहीं आ रही है। और हमारी जितनी भी टीमें जिस चीज़ की बनी हुई है वो बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है, इसलिए हमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है इसमें। अच्छा सर, वही वीडियो से हम बात करते हैं। वार्ड में हमने वॉकी टॉकी दे रखे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होती है सर, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम तुरंत बताते हैं, इसलिए हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। बिल्कुल सर, पीपीई किट पहनकर काफी मुश्किल होता होगा इलाज करना। ऐसा सब स्टार्टिंग का जो महीना था अप्रैल तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं आई पीपी किट से, लेकिन मई जून में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। जब गर्मी बढ़ गई और पीपी किट जो हमारे पास में आए वो काफ़ी ज़्यादा इस तरह के थे कि उसमें हवाई पास नहीं हो पा रही थी, तो थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम आई, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई। बीच में यहाँ तक कि हमारे 2-3 नर्सिंग स्टाफ गिर गए पीपी किट पहन के, बहुत सारी प्रॉब्लम रही। फिर हमने दूसरे पीपी किट मंगा लिए और चेंज करा ली हमने। तो ये प्रॉब्लम तो आती है पीपी किट से। पीपी किट पहनना इतना आसान नहीं है वास्तव में। अगर डॉक्टर्स या नर्सिंग स्टाफ या कोई भी 4th क्लास पीपी किट पहन के अगर ऐसी रूम नहीं है तो बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकता। वो ऐसी है तो काम कर सकता है, पर हमारा जो अस्पताल है ये पूरा अस्पताल ही हमारा ऐसी हॉस्पिटल है, इसलिए हमें दिक्कत नहीं आ रही है बिल्कुल भी। इसमें बड़े आराम के साथ में काम कर रहे हैं। हाँ, जो आरआरटी टीम है, जो एसएसटी टीम है, जो सैंपल लेने जाती है, जब पेशेंट को लेके आती है, उनको जब पेशेंट लेने जाती है उनको बहुत दिक्कत होती है कि पीपी किट के साथ में, पर मजबूरी पहनना पड़ता है, इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। बिल्कुल, देखिए इतनी मुश्किलों का सामना करके आप लोग सेवा में जुटे हुए हैं लोगों की, और 24/7 आप लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मरीज होते हैं, हमने खबरें भी पढ़ी हैं, हमने खबरें दिखाई हैं कई बार ऐसी, जब आपके साथ अभद्रता की गई है चिकित्सा कर्मियों के साथ, बावजूद उसके आप लगातार डटे रहे। डॉक्टर अशोक गुप्ता, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जयपुर की अगर बात करें तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा अगर केसेस कहीं आए हैं तो जयपुर और जोधपुर में आए हैं। जयपुर में आप लगे हुए हैं, जेके लोन अस्पताल में हैं, बच्चों का अस्पताल है जेके लोन अस्पताल, क्या वहां पर कोई इस तरह का केस आया बच्चों को लेकर? मैं समझा नहीं क्योंकि सुन नहीं पा रहा था। किस तरीके का केस पूछ रहे हैं आप? सर, कोरोना की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, और देखिए आज डॉक्टर्स डे है। डॉक्टर्स डे पर तो आप चारों को बधाई देता हूं मैं, लेकिन डॉक्टर्स ऐसे लोग हैं जिनको आज पूरा देश सलाम कर रहा है। कोरोना को लेकर हम बात कर रहे हैं सर, जेके लोन बच्चों का अस्पताल है, क्या वहां पर इस तरह के कोई केस आए अब तक, और किस तरह से आपने उन्हें ट्रीट किया? हाँ, हमारे पास काफ़ी केसेस आए हैं कोरोना वायरस के, और हमारा क्या हमने 2 चीज़ की। एक तो हमने क्या किया कि एक स्पेशल सेंटर बनाया जिसको हमने बोला ILI सेंटर, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस सेंटर, और उस सेंटर का मकसद ये था कि जहाँ भी हमें शक हो कि इसमें कोरोना का संक्रमण होने की संभावना है, जिसके 3 बेसिस रखे थे। या तो कोई भी व्यक्ति या कोई बच्चा अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल करके आया हो, या किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आया हो जिसको कोरोना का संक्रमण रहा हो, और या
ऐसे एरिया से आए हो जहां कोरोना केसेस ज़्यादा हैं, जिसको हॉटस्पॉट कहा जाता है। तो इन 3 स्थितियों में हम उन आने वाले बच्चों को ILI वार्ड में रखते थे, उनका इन्वेस्टिगेशन करते थे, और अगर कोरोना पॉजिटिव आता था तो कोरोना पॉजिटिव केसेस के लिए हमने एक स्पेशल वार्ड बना रखा था जो SMS हॉस्पिटल के अंदर रखा हुआ था। तो इनको हम वहाँ शिफ्ट करके वहाँ इलाज करते थे, और जहाँ कोरोना नेगेटिव आया उसको मेन हॉस्पिटल में ले लेते थे। उसका 2 एडवांटेज हुआ है। एक तो ये कि हमारा जो अस्पताल है आज हिंदुस्तान में बच्चों की बीमारियों का सबसे बड़ा अस्पताल है, करीब 1000 बेड का अस्पताल है। तो इसमें अस्पताल के अंदर कोई भी कोरोना का संक्रमण नहीं फैल पाया, और हमारे जितने भी चिकित्सा कर्मी हैं या नर्सिंग कर्मचारी हैं उनमें से बहुत कम ऐसे निकले जिन्हें हमें कभी क्वारंटाइन या अलग करना पड़ा। तो इससे हमारी जो कार्य करने की परिस्थिति बराबर बनी रही, और कोरोना संक्रमित बच्चों को जल्दी पता लगा पाए। और आपको यहाँ बता दूं करीब 104 बच्चे कोरोना संक्रमण से हमारे पास आए टोटल, और वो 104 में से हमारी सक्सेस रेट करीब 95% रही। सर ऐसे वक्त में देखिए बच्चे आते हैं, उनके साथ उनके फैमिली मेंबर्स तो रह नहीं सकते हैं, तो आप मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता होगा बच्चों को। इसमें हमारे दो चीज़ें की हमने। एक तो जो बच्चे बहुत छोटे थे उनमें हमने पेरेंट्स हैं या उनके गार्जियन हैं जो उनके साथ रहना चाहते थे उनको हमने अलाउ किया, पर उनको हमने पूरे प्रिकॉशंस सिखाए और उनसे सारे प्रिकॉशंस मेंटेन करवाए। और दूसरा ये कि जहाँ बच्चे थोड़े बड़े थे उनको हमने अकेले रख लिया, और उनको संभालने के लिए हमारी नर्सेस हमेशा उपलब्ध थी। तो वो समस्या भी हमने इस तरीके से कम की, और माता पिता संक्रमित न हो उनको शिक्षित करने के साथ साथ उनके टेस्ट भी किए, और वो नेगेटिव होने के बाद ही उन्हें हमने अस्पताल से भेजा। देखिए आज डॉक्टर्स डे है, और आज डॉक्टर्स किन किन समस्याओं का सामना करते हैं वो लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आसान लगता है कि सफ़ेद कोट पहनकर अस्पताल में कोई व्यक्ति है और हमारी तीमारदारी में लगा हुआ है, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। धरती का भगवान यूं ही इन्हें नहीं कहा जाता है, और आज का दिन इनका दिन है, इन्हें सैल्यूट करने का दिन है। और इसलिए मैं आप सबसे आपकी समस्याएं पूछना चाह रहा हूं, किन समस्याओं का आप सामना कर रहे हैं इन दिनों, ताकि लोगों को पता चले, प्रशासन को पता चले, सरकार को पता चले। डॉक्टर RL सुमन, आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? अब डॉक्टर RL सुमन सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, आवाज उन तक नहीं पहुंची है, मैं फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर सुशील, मैं ये जानना चाह रहा हूं इस दौरान जब आप 24/7 लगे हुए हैं अस्पतालों में, कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनको आपको फेस करना पड़ रहा है? आपने इसकी शिकायत भी की होगी सरकार से, जिम्मेदार अधिकारियों से। क्या कुछ ऐसी समस्याएं हैं? बिल्कुल है, बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे स्टार्टिंग में आपने भी कहा था कि बहुत से लोग तो इस तरह से आते हैं कि बस वो जैसे कि बारात में आए हो, वो खाना जरा सा अगर कुछ ऐसा वैसा मिल जाए तो गालियां निकालने लग जाते हैं। हम ऐसा खाना खाएंगे, हम ये करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम ये है वो, इस तरह की बड़ी समस्या आती है। दूसरी जो हमारी समस्या है वो ये हमारे मोहल्ले में आने लग गई है। जब भी हम घर पर जाते हैं तो आसपास मोहल्ले वाले सोचते हैं लो यार ये कोरोना आ गया, मतलब उनको तो ये लगता है कि हम कोरोना के डॉक्टर नहीं बल्कि वो आ गए, मतलब बड़ी ये होती है। घर में भी हम रहते हैं तो हमसे बिल्कुल हम अलग ही रहना पड़ता है हमें। मतलब अभी तक मैं 3 महीने हो गए, 3 महीने जब से ही देख रहा हूँ अस्पताल, मैं अलग ही रहता हूँ, मेरे बच्चे अलग रहते हैं, मिसेज मेरी अलग रहती है, और खाना भी हमें बिल्कुल दूर से ही दिया जाता है। पर चलो वो कोई बात नहीं है, इन बातों का सावधानी हमें रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर सावधानी नहीं रखेंगे बाय द वे हम वहाँ से लेके आ जाते हैं कोई इन्फेक्शन और बाकी को फैल जाए तो बड़ी दिक्कत वाली भी है। इसलिए आइसोलेटेड तो रहना बहुत ही जरूरी है। पर ये समस्या है हमारी थोड़ी बहुत। तो दूसरी समस्या जो वास्तव में सबसे बड़ी आ रही है वो पीपी किट की, जैसा आपने बताया था। पीपी किट वास्तव में पहन के काम करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हमारे लोग बड़ी मुश्किल से 8 घंटे पीपी किट पहन के, बहुत मुश्किल है, और खास करके महिलाओं के लिए। महिलाएं, ये सवाल मैं महेंद्र जी से भी जान लेता हूं। महेंद्र कुमार आसेरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, MDM अस्पताल जोधपुर के अधीक्षक है। महेंद्र कुमार जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान में, और डॉक्टर्स डे की आपको शुभकामनाएं। महेंद्र जी, कोरोना काल चल रहा है, कोरोना संकट काल चल रहा है, और मैं यही सवाल पूछ रहा हूं बार बार इसलिए क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए कि आप किस फेज से गुजरते हैं, कौन कौन सी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है।
कई मरीज इस दौरान आते होंगे। जोधपुर में तो हमने देखा भी है कितनी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। क्या हालात है वहां के और किस तरह से आप मैनेज कर रहे हैं वहां पर, और इस बीच अपनी पर्सनल लाइफ को भी सर? जी सर, जहाँ तक कोरोना को लेकर तैयारी, हमने बहुत पहले कोरोना का जो मरीज आए थे, जो कोरोना के मरीज तो सेकेंड वीक के बाद शुरू हुए थे, लेकिन हमने फरवरी के लास्ट वीक में शुरू कर दी थी। हमने एक टीम बनाई और हमने चिन्हित किया कि कहाँ कहाँ हमारे मरीज रहेंगे। सबसे पहले हमने एक चिन्हित किया जो हॉस्पिटल में एक अलग ब्लॉक है, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, जहाँ 100 मरीज थे और 4 मालों की बिल्डिंग थी। वो हॉस्पिटल से थोड़ी अलग थी और एयर कंडीशन थी, हमें सबसे उपयुक्त लगी। उसके बाद हमने हमारे यहाँ MCH विंग है 300 बेड की, वो भी अलग है और एयर कंडीशनड है। तो ये 400 बेड हमने चिन्हित किए, इसमें से हमने 50 बेड ICU के भी चिन्हित किए। उसके बाद मेल बिल्डिंग में भी हमने 200 बेड रखे, हालांकि उनकी ज़रूरत नहीं पड़ी। जहाँ तक परेशानी की बात है, हमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई, शुरू में आई। इसकी एक वजह थी, अभी तक हम डॉक्टर्स जो हैं मरीज़ का इलाज करते आए, इस बार हम उनका इलाज ही नहीं करते, उनके परिजन भी हम ही थे, क्योंकि ना कोई उनसे मिलने आ सकता था, ना वो बाहर जा सकता था। उनको पानी भी पिलाना था, उनकी टॉयलेट का काम भी करना था, उनको खाना भी खिलाना था, और वो भी उनकी आशाओं के अनुरूप। तो होता क्या था, जब मरीज़ को मालूम चलता था कि वो खूब सारे 40-50 मरीज एक साथ कोरोना सस्पेक्ट वार्ड में आए, एक धक्का लगता था उसको। उसके बाद जब उसको पता चलता था पॉजिटिव आई, तो और ज़्यादा धक्का, वो घबरा जाता था। उसके लिए एक नई बात थी कि जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, क्या होगा, हमसे डॉक्टर देखेंगे नहीं देखेंगे। तो उसकी सारी गुस्सा हो सकता है शुरुआत के दिनों में उन्होंने डॉक्टर्स पे या नर्सिंग पे निकाला, लेकिन मैंने उनसे काउंसलिंग की। मैं खुद उनसे, मैंने इसका एक तरीका निकाला कि मैंने एक ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया। उनको, पेशेंट को हमने मोबाइल ले जाने दिया और मैंने खुद बात की कि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। इससे उनका हौसला बढ़ा। धीरे धीरे एक हफ्ता के अंदर हम सारे मरीज को ये लगने लगा कि MDM अस्पताल उनके लिए सुरक्षित है, वो ठीक होके जाएंगे। जब पहला मरीज ठीक होके गया तो हमें इसकी खुशी हुई, मीडिया में भी बहुत अच्छा कवरेज मिला और जनता को भी लगा कि इससे डरने की बात नहीं है, हम यहाँ जाएंगे तो हमारा इलाज होगा। जहाँ तक PP किट की बात है, सभी को मालूम है, ये जोधपुर नहीं, राजस्थान नहीं, पूरे देश में, पूरी दुनिया में अगर कोरोना का इलाज करना है तो PP किट पहन के रहना है। और मुझे खुशी इस बात की, हमारी टीम ने PP किट पहन के काम किया। इसमें हमने जो टीम बनाई थी, पूरे मेडिकल कॉलेज के जितने भी विभागाध्यक्ष थे, उन सभी की एक टीम बनाई जो अलग अलग काम देखती थी। कोई सफाई का देख रहा था, कोई सिक्योरिटी का देख रहा था, हमारे जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे वो खाने का देख रहा था, क्योंकि खाना भी चाहिए था। तो हमने ये तय किया कि पहले वो खाना टेस्ट करेंगे, उसके बाद डिस्पोजेबल थाली में खाना उनके पास जाएगा। तो ये सब हमने की थी। और उसके बाद एक और सबसे बड़ा इशू था कि जो इलाज कर रहे हैं उनकी सुरक्षा का, उनकी सेफ्टी का, उसमें हमने पूरा उनको भरोसा दिलाया कि उनकी जान की हिफाजत करना हम लोगों की 100% जिम्मेदारी है, सरकार का पूरा साथ है। इसलिए सभी लोग तैयार थे, हमने मिलजुल कर प्रयास किया। और हमें जान के खुशी होगी, हमने अब अखबारों में, मीडिया में भी रिव्यूज़ पढ़े कि ज़्यादातर मरीज हमसे संतुष्ट होकर गए। डॉक्टर अशोक, देखिए, जहाँ तक पर्सनल है तो मैं जी महेंद्र जी जहाँ तक पर्सनल का, तो मैंने एक फंडा बना रखा है, WWW को फॉलो करता। फर्स्ट W मीन्स वर्शिप। जी, सुबह जल्दी उठता हूँ, पूरी भगवान की प्रार्थना, उनकी श्रद्धा के साथ ड्यूटी पर आता हूँ। दूसरा वर्क, मैं 24 घंटे काम करने को तैयार हूँ और हमने जहाँ तक हो सकता किया। तीसरा वॉक, चलते रहता हूँ। ये मेरे उसका स्वस्थ रहने का राज है, वर्क और वॉक। इसमें एक सबसे बड़ी मैंने एक ये काम की थी, कई बार हम सोचते हैं कल काम कर ले, मेरे पास रात को 2 बजे भी किसी का फ़ोन आया कि साहब ये प्रॉब्लम है, तो मैंने उसी टाइम सॉल्व करने की कोशिश की। इससे वो संतुष्ट होगा। ये नहीं कि कल ऑफिस खुलेगा या हम कर लेंगे। कई बार रात को 1 बजे मरीज आया, साहब भूख लगी है। कारण ये था कि वो जैसे CMHO की टीम से वहाँ 8 बजे चला, हमारे पास 1 बजे पहुँचा। यूजुअली किचन बंद हो जाते हैं, लेकिन हमने, सर आप बता रहे हैं मैं रात को भी हमेशा तैयार रहा, 12 बजे 1 बजे कॉल आया तो आप तुरंत एकदम उठकर चल दिए। इरिटेशन नहीं होती कभी कि अभी मैं अस्पताल से आया हूं फिर से कॉल आ गया है? कभी चिढ़ नहीं होती, चिड़ाहट नहीं होती?
कभी रिटेंशन कभी भी नहीं होती, कभी भी नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई, ना कभी होगी। एक डॉक्टर्स को चिढ़ना भी नहीं चाहिए। मैंने इससे कोरोना को एक चैलेंज की तरह लिया है, और जो इसको चैलेंज की तरह लेगा उसको कभी भी चिढ़नी होगी, उसकी जीत पक्की होगी। और जहाँ तक अभी तक लोगों का मैं संदेश देना चाहता हूँ, कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लॉकडाउन खुल गया, इसलिए हमें ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास जो नॉर्मल मरीज आते हैं उसमें से कोई भी पॉजिटिव निकल सकता है। इसलिए जो सरकार ने गाइडलाइन बनाई है वो मैं स्टाफ मेंबर्स को, डॉक्टर्स को, मरीजों को, उनके परिजनों को भी कहता हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, मास्क पहने, यही है जो हमको कोरोना से बचा। चलिए डॉक्टर अशोक, देखिए डॉक्टर महेंद्र कह रहे हैं कि हमें अपना जो स्टाफ है उसका भी मनोबल बढ़ाते रहना पड़ता है, उनसे बार बार हमें मीटिंग करनी पड़ती है, उन्हें बात कर समझाना पड़ता है। लेकिन बीच में कुछ ऐसी खबरें आई थी डॉक्टर अशोक कि जब डॉक्टर्स जा रहे थे घर पर स्क्रीनिंग करने के लिए, डॉक्टर्स जा रहे थे घर पर, उस वक्त उन पर पत्थरबाजी की गई, मारपीट की गई, काफ़ी मनोबल हमने देखा, विजुअल्स भी आए हमारे पास, चिकित्सा कर्मियों का मनोबल काफ़ी डाउन हो गया था। तो उस वक्त पर आप किस तरह अपने सहयोगी कर्मचारियों को किस तरह से समझाते थे, मोटिवेट करते थे? ये डॉक्टर अशोक मैं आपसे पूछूंगा, फिर से मैं आपके पास आऊंगा। यहां पर वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और ये चर्चा यूं ही जारी रहेगी। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। आधे घंटे में प्रदेश का पूरा हाल, तेज भी तर्रार भी। घड़ी मिला लें हमारा वादा, कम समय में ज्यादा से ज्यादा, 30 मिनट में राजस्थान। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस सड़कों जरूरी है खरी बात, हर किसी की भागीदारी पर, आप जो सवाल और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। देश के दिल की हर बात अपराध की, अपराधियों की, बात समस्या की, समाधान की, बात होगी हर एक सियासी घमासान की। करेंगे आपसे हर बात, पहुंचाएंगे आप तक हर खबर। बस आप सुरक्षित रहिए, कोरोना से बचिए और देखिए 30 मिनट में हिंदुस्तान, सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक, साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है।
जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। सरकार के फैसलों पर लोगों का रेजिस्टेंस सड़कों पर जरूरी है खरी बात, हर किसी की भागीदारी पर। आप जो सवाल और सवाल उठाने से ही कोई रास्ता बता मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की। आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। देश के दिल की हर बात अपराध की, अपराधियों की, बात समस्या की, समाधान की, बात होगी हर एक सियासी घमासान की। करेंगे आपसे हर बात, पहुंचाएंगे आप तक हर खबर। बस आप सुरक्षित रहिए, कोरोना से बचिए और देखिए 30 मिनट में हिंदुस्तान, सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट न जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, रहना, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए। और कोरोना की कहानी डॉक्टर्स की ज़बानी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और हमारे मेहमान, चारों मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आज दिन उनका है, आज डॉक्टर्स डे है। हालांकि 12 महीने 24 घंटे 7 दिन डॉक्टर्स का ही रहता है। धरती का भगवान यूं ही नहीं कहा जाता इन्हें। डॉक्टर अशोक गुप्ता, जेके लॉन अस्पताल अधीक्षक जयपुर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मेरा आपसे सवाल था, डॉक्टर महेंद्र से मेरी बात हो रही थी, वो बता रहे थे किस तरह से वो अपने स्टाफ का हौसला बढ़ाते हैं, लेकिन जब वो खबरें हमने सुनी कि डॉक्टर्स घर पर जा रहे हैं लोगों का इलाज करने के लिए, उन्हें देखने के लिए, उनकी स्क्रीनिंग करने के लिए, और उन पर पत्थरबाजी होती है, ऐसे वक्त पर मोरल डाउन होना लाजमी सी बात है। किस तरह से आप अपने स्टाफ को समझाते थे? आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। ऐसी स्थितियां काफ़ी बार बनी हैं। हालांकि ये कि क्योंकि हमें फील्ड का काम मेरे सिर पे नहीं था, पर ये ज़रूर है कि ये स्थितियां में हमें हमेशा एक उदाहरण बन के आगे बढ़ना पड़ता है, और दैट इज़ लीड फ्रॉम द फ्रंट। और जहां मैं बताऊं, हमारा जैसे कोरोना वार्ड था यहाँ पे, आप उस कोरोना वार्ड की दहशत इतनी थी कि आम आदमी से छोड़ के कोई भी व्यक्ति उस वार्ड में जाना तक नहीं चाहता। सबको यह डर लगता था गया नहीं और मैं अपनी मृत्यु को बुलावा दे रहा हूँ। मतलब ऐसे भयावह स्थिति में भी हमारे डॉक्टर वहाँ जाते थे, काम करते थे। और सबसे बड़ी बात है
हमारे यहाँ के प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी, वो रोज़ वहाँ राउंड लेते थे। तो क्या होता है कि जब आप लीड फ्रंट से करते हो, आप एक उदाहरण बन के काम करते हो, तो आपके सबऑर्डिनेट उससे जुड़ने में फिर उनकी हिम्मत और हौसला बढ़ जाता है। तो एक तो ये था, हमने लीड फ्रॉम द फ्रंट किया हर सेगमेंट में, और हमारे यहाँ की जितना भी सीनियर फैकल्टी था उसने सबने आगे बढ़ के अपनी जिम्मेदारी ली। जबकि बहुत सी बार ये बात भी उठ के आई कि 60 साल से बड़ी उम्र के लोगों को इसमें थोड़ी सी संक्रमण की होने की संभावना भी ज़्यादा रहती है और गंभीर होने की संभावना भी ज़्यादा रहती है। इसके बावजूद भी हमारे यहाँ पे काफ़ी चिकित्सक जिनकी आयु 60 से ऊपर है, वो पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा हमारे आपको हमारी ड्यूटी लगानी है, हम ऐसा नहीं करेंगे कि हमारे से जूनियर को हम कहें कि तू काम करो और हम पीछे बैठ जाएं। तो एक बहुत ही अच्छा माहौल था, खासतौर से यहाँ हमारे हॉस्पिटल में और मेडिकल कॉलेज में, जहाँ हर व्यक्ति इस काम में आगे बढ़ के आना चाह रहा था। तो ऐसा उदाहरण बनने से हमारे जूनियर्स के अंदर बहुत हौसला रहा, वो हमेशा आगे बढ़ के साथ देते रहे। ये जरूर हुआ कि जो कभी कभी समस्याएं जो लोकल हैं, खास तौर से जैसे गर्मी लगना या पीपी किट में परेशानी आना या खाने की परेशानी, उसमें कभी कभी लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स हुई थी, पर उसको भी हमने कोशिश की कि उनकी ज़िंदगी जितनी अच्छी रह सके रहे, और साथ ही वो सब किट है या वो सब माहौल में हमने भी काम किया, तो लोगों को एक हौसला हमारे साथ जुड़ा रहा। जी बिल्कुल। आरएल सुमन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरएल सुमन साहब, मुझे ये जानना था, आप मैनेज कैसे करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ, और अस्पताल में जब आप जाते हैं वहाँ पर आप मरीजों के बीच में रहते हैं, फिर घर लौटते होंगे आप, वहाँ पर भी टेंशन दिखाई देती होगी। किस तरह से मैनेज करते हैं घर पर और अस्पताल के बीच की ज़िंदगी? देखिए, ये बहुत ही मुश्किल का दौर था मेरे लिए, बट मैं भी अभी क्या नया अधीक्षक बना था जून में, ये दिसंबर को ही मैंने अपना कार्यभार संभाला था इसका, अधीक्षक पद का। और मुझे बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी इस टाइम पे कि ये महामारी है, देश की नहीं पूरी दुनिया की महामारी है, तो मुझे जिम्मेवारी को पहले समझना था बजाय कि बाकी घर की परिस्थितियों को। और घर की परिस्थितियों से मैं इतना था कि मैं सुबह 8 साढ़े 8 बजे करीब घर से आ जाता था और मेरे जाने का कोई वक्त नहीं होता था। इस तरह मैं बहुत सी बार, कई बार तो ऐसे 12 बजे बाद में यहाँ हॉस्पिटल से गया हूँ, नाइट ड्यूटी में भी 12 बजे 1-1 2-2 बजे तक यहाँ पे ही मैं रहता था इस तरह के। और यहाँ पे हमारे पास में समस्या ये थी कि जिस तरह के मैंने बताया कि एसएसबी विंग करके हमारे पास सुपर स्पेशलिटी विंग थी, देन फिर उसके बाद में एक ओपीडी विंग थी हमारे पास में, और अभी हमारे पास एक शहर से 10 किलोमीटर दूर ईएसआई हॉस्पिटल में हमने डेडिकेटेड कोरोना हॉस्पिटल शिफ्ट किया है। तो मेरे पास क्या, इन तीनों बिल्डिंग को स्टार्ट करने का, एक जीरो से स्टार्ट करने का एक वो था, जिम्मेवारी थी मेरे पास में, और उसके लिए मुझे बहुत ही समय देना पड़ता था। मैं टीम के साथ बैठता था, सारे दिन यहाँ पे इस तरह के काम करते थे, और मरीजों के साथ में जैसे मैंने बताया किस तरह के मैं व्हाट्सएप ग्रुप बना करके इस तरह के, और स्टाफ के लिए मैं इतना करता था कि मैं डेली उस बिल्डिंग में राउंड लेने के लिए जाता था, और मैं और मेरे प्रिंसिपल साहब हमने आपस में तालमेल इस तरह के बिठा रखा था कि वार्डों के अंदर भी हम डेली दोनों में से एक ने एक वो डेली जाएगा। तो हम पॉजिटिव वार्ड में पर्टिकुलरली जाके आते थे, मरीज से मिल के आते थे, कोई भी मरीज की तकलीफ होती थी उसको हम सोल्व करके आते थे, एंड देन उनको हमारे नंबर दे के आते थे कि कोई भी दिक्कत हो तो आप डायरेक्ट अधीक्षक से, प्रिंसिपल से बात कर सकते हैं इस तरह की। तो नहीं कि मरीजों का, ये हमने जूनियर डॉक्टर्स का, बाकी सबका भी इस तरह के हौसला अफजाई करते थे, और हम कोशिश करते थे किसी भी स्टाफ को, किसी भी नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ को कोई तकलीफ नहीं हो, और ना ही किसी मरीज को कोई किसी तरह की तकलीफ नहीं हो। और हमने कोशिश की थी, इवन हमने जिस भी स्टाफ की ड्यूटी लगाते थे हमारे वार्डों के अंदर, तो उसको इन्फेक्शन के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी हमारे यहाँ पे, इन्फेक्शन प्रिवेंशन। उस ट्रेनिंग के साथ साथ में हम काउंसलिंग सेशन भी उनका रखते थे, और राउंड द क्लॉक जैसे मैंने बताया सेक्रेटरीज को अपॉइंट कर रखा था, और उनके तहत हम किसी को भी कोई समस्या होती है तो कोशिश कराते थे, किसी कोई तकलीफ है तो काउंसलिंग हो जाए उनकी। देखिए, राजस्थान में अगर कहीं सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं तो राजधानी जयपुर में, और राजधानी जयपुर के साथ कदम ताल करता हुआ जो जगह चली है जोधपुर है। वो जोधपुर में जयपुर के बाद सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव केस आए। डॉक्टर महेंद्र, क्या आप एमडीएम अस्पताल में हैं, सबसे बड़ा अस्पताल है, सुविधाएं यहाँ पर तमाम होगी, लेकिन उसी हिसाब से यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव भी पहुंचे होंगे, किस तरह से मैनेज किया आपने उन्हें? जी। और एक सवाल ये कि देखिए, मरीजों के दिमाग में कोरोना पॉजिटिव, आज कोई भी सुनता है कि मैं पॉजिटिव हूं तो एक डर उसके दिमाग में बैठ जाता है। उस डर को आप कैसे दूर करते थे?
किस तरह से उनका ट्रीटमेंट किया जाता था अस्पताल में, क्योंकि अब भी केसेस आ रहे होंगे? जी, केसेस अभी भी आ रहे हैं। अभी एमडीएम अस्पताल को हमारा ये चल रहा है कोरोना मुक्त अस्पताल हो, ताकि दूसरे मरीजों की सेवा, यहाँ सारे 22 डिपार्टमेंट चलते हैं। तो अभी ये सरकार का ये है कि हमने कोरोना के लिए एक अलग एमसीएच बिल्डिंग कर रखी, सिर्फ वहीं रहते हैं मरीज। वहाँ भी पर्टिकुलरली गर्भवती महिलाएं जिनका सिजेरियन होना है या डिलीवरी होनी है, बाकी हमने सारा कोरोना मुक्त कर रखा। लेकिन जब केसेस आने शुरू हुए तो लार्ज स्केल पे आते थे। जैसे रात को 12 बजे फ़ोन आया, साहब 70 मरीज आ रहे हैं, सुबह 4 बजे साहब 110 मरीज आ रहे हैं। इस तरह से मरीज आते थे, भीड़ के भीड़ आते। वो सारे पॉजिटिव नहीं होते थे, उसमें कुछ पॉजिटिव होते थे, वो सस्पेक्ट कहलाते थे। तो हमने एक सस्पेक्ट वार्ड बना रखा था, उसके बाद उसकी टेस्ट करते थे। अब मान लो 110 मरीज आ गए, तो उन मरीजों का सैंपल लेना ये बहुत बड़ा टास्क था। अब 2 या 3 हमारे, जो बहुत ज़्यादा भी हम लगा नहीं सकते थे लैब टेक्नीशियन, क्योंकि अगर ज़्यादा लगाते तो उनको क्वारंटाइन करना होता था। इस वजह से हमने एक लिमिटेड नंबर लगाया ताकि ये क्वारंटाइन में जाए तो दूसरा स्टाफ काम कर सके। इसमें भी हमारे कई घंटों लग जाते थे, सैंपल लेना, फिर उनको पहुंचाना। शुरुआत में जब हमने जो सैंपल लिए, हम जयपुर भेजते थे, तो जयपुर जाता था, उसके बाद उसकी सैंपलिंग होती, 2 दिन लग जाते थे। तो मरीज बड़ा ही विचलित हो जाता था कि पता नहीं क्या होगा 2 दिन। बिल्कुल। उसके बाद बहुत जल्दी ये सुविधा जोधपुर में भी शुरू हो गई, तो हमको रिपोर्ट 24 घंटे में आनी शुरू हो गई, तो थोड़ी हमको राहत मिली। तो जब टेस्ट आने में, रिपोर्ट आने में और मरीज का जो बीच का समय था, वो मरीज के लिए भी, डॉक्टर्स के लिए भी और पैरामेडिकल, नर्सिंग, सबके लिए भी डर भरा रहता था। ये जो मैं जिसकी सेवा कर रहा हूँ पॉजिटिव निकल गया तो मेरा क्या होगा, एक भय लोगों में रहता था। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा, लोगों ने देखा कि नेगेटिव ज़्यादा आ रहे हैं। मान लो 100 मरीज भर्ती हो तो 2 या 3 पॉजिटिव निकलते थे, बाकी सारे नेगेटिव। कई बार तो 100 मरीज लाए जाते, सबके सब नेगेटिव निकलते थे, कई बार 5-6 भी निकल जाते। तो परसेंटेज बहुत लो था। उनमें भी सिम्टमलेस मरीज थे, जिनके सिम्टम बहुत मामूली थे, जैसे गले में खराश होना, हल्का सा बुखार, खांसी। तो हम उनको, उसका ट्रीटमेंट हमारी जो मेडिकल टीम थी, जिसको लीड कर रहे थे हमारे CHOD और एक एनेस्थीसिया और मेडिसिन के डिपार्टमेंट और चेस्ट एंड टीबी, तीनों ने संयुक्त प्रयास से अपना एक ट्रीटमेंट की गाइडलाइन फॉलो करके उनका इलाज शुरू करने गया। इससे लोगों में धीरे धीरे हमारे प्रति सेटिस्फैक्शन हो कि हाँ इलाज सही हो रहा है। और लोगों को जैसे आदमी का मनोबल बढ़ता है तो जल्दी ठीक होता है। ये फैक्टर बहुत बड़ा काम करता है। जोधपुर में भी ये फैक्टर ने अच्छा सा काम किया। लेकिन हाँ, डर तो रहता है, स्टाफ में भी, डॉक्टर्स में भी रहता होगा शायद, और परिवार को भी रहता होगा सर। धीरे धीरे अब रहा है कि हाँ इस बीमारी में जरूर नहीं। जी, परिवार वाले बहुत चिंतित थी। मेरी पत्नी को हमेशा डर लगा रहता था, क्योंकि मैं सुबह निकलता था नहा धो के अपनी पूजा करने के बाद, उसके बाद मेरा जाने का कोई समय नहीं होता था। चाहे रात को 2 बज गए, 3 बज गए, कभी गया कभी नहीं भी गया। तो ऐसा तो उनके फ़ोन आते रहते थे, फ़ोन पे बात होती रहती थी। लेकिन उसने पूरा सहयोग दिया, मेरी पत्नी ने और मेरी 2 बेटियां, उन्होंने कि नहीं पापा। लेकिन वो एक बात हमेशा कहते थे कि पापा अपना ध्यान रखना, जो फॉलो की, मास्क पहने बिना इधर उधर मत घूमना, मास्क लगाए रखना, दूरी बनाए रखना, ये हमेशा कहती थी कि आप लापरवाही नहीं करना। और जहाँ तक ड्यूटी का, उन्होंने कहा आपको ड्यूटी करनी चाहिए। बिल्कुल उन्होंने सहयोग दिया, मेरी पत्नी ने, मेरी दोनों बेटियों ने, और हमेशा यही दिया कि लापरवाही भारी पड़ जाएगी। सर, एक सवाल और पूछना चाहूँगा आपसे। इतने केसेस बीच में आए और उन केसेस के बीच खबर ये भी आएगी कई डॉक्टर्स भी कोरोना संक्रमित हो गए। कोई डर आपको लगा इस बीच? कभी कोई डर कि नहीं आज अस्पताल नहीं जाता हूँ, मैं छुट्टी ले लेता हूँ? नहीं हूँ। नहीं सर, नहीं सर, मुझे आज करीब 100 दिन से ज़्यादा हो गए, मैंने एक भी छुट्टी नहीं ली। हमेशा आता रहा अस्पताल में, कभी भी नहीं। एक दिन मुझे भी हल्का सा फीवर हो गया था, तो मुझे मेरे साथी, मेरे प्रिंसिपल साहब ने कहा आप घर जाके रेस्ट करो, क्योंकि हल्का सा बुखार है। मैं गया, उस दिन आधे दिन की समझ लीजिए छुट्टी ली। उसके बाद मैंने बस, उसके अलावा कोई छुट्टी नहीं। उस दिन मैंने अपना टेस्ट कराया, वो नेगेटिव था। सभी ने राहत की सांस ली, मैंने भी, मेरे घर वालों ने भी, और मैं अपनी ड्यूटी पे अगले दिन ही लगा। सबने मना किया, नहीं आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको ये नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा मैं कोरोना नेगेटिव हूँ, मुझे काम करना है, आई एम ए वर्कोहॉलिक पर्सन, और एक डॉक्टर को वर्कोहॉलिक ही होना चाहिए। चलिए डॉक्टर अशोक, ये सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा। आप अस्पताल से घर जाते हैं, परिवार को कभी कोई डर लगा हो, कहता हो परिवार कि आज छुट्टी ले लीजिए, मत जाइए? और हम खबरें सुन रहे थे
इस बीच डॉक्टर्स ने एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली, लगातार अस्पताल जा रहे थे। कभी कोई डर लगा आपको, वो भी तब जब ऐसी खबरें भी सुनी हमने कि कई डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव हो गए? और डर तो कभी भी नहीं लगा पहली चीज़, क्योंकि है ना हमेशा ये लगता था कि वायरल संक्रमण है और इसका जो भी संक्रमण के लक्षण है उसको हम जल्दी समझ पाएंगे और इसके लिए अगर जल्दी इंटरवेंशन करेंगे तो ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो एक बहुत पॉजिटिव कॉन्फिडेंस इस बात का था और यही चीज़ मैंने अपने परिवार को भी समझा रखी थी। तो मेरे घर में डर वाला माहौल बिल्कुल नहीं था। ये ज़रूर था कि एक कांस्टेंट इंस्ट्रक्शन कि भाई आप अपना ख्याल पूरे रखें, हाथ को सैनिटाइज करना है या आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाए रखने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज है, ठीक खाना खाना और साथ ही आप ठीक ढंग से नींद ले लें ताकि आपकी इम्यूनिटी बढ़ी रहे। तो एक तरीके मतलब ये जो सब चीज़ें थी इनको अगर हम फॉलो कर रहे थे तो घर में भी डर नहीं था और मुझे पर्सनली डर नहीं था। और पिछले जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हमने किसी ने भी शायद पिछले 100 दिन में एक भी छुट्टी नहीं ली है, तो छुट्टी लेने की हमें कभी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। ये ज़रूर है कि कुछ ऐसे केसेस जिनको सुन के सही में एक बार आप थोड़े विचलित हुए, जैसे कोई हमारा परिचित डॉक्टर दुबई से लंदन गया, लंदन जाके सारी सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए और फिर भी वो गंभीर रूप मतलब भर्ती मतलब उसको साधारण उल्टी दस्त में भर्ती किया गया अस्पताल में, सांस की तकलीफ हुई और उसके गंभीर कोरोना के लक्षण हुए और बचा नहीं पाए उसको। तो आप ये समझ में आया कि गंभीरता आने में और लक्षण बनने में थोड़ा समय ज़रूर है। अगर समय रहते आप इलाज करें तो ठीक हो सकता है। तो ये कि ऐसे केसेस जब सुनते थे, जैसे अभी दिल्ली में भी लोकनायक जो जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल है उसमें भी एक एनेस्थेटिस्ट की जो डेथ हुई है, तो मन विचलित ज़रूर होता है। पर ये ज़रूर ये डर वाली स्थिति इसलिए नहीं है क्योंकि हम पिछले कितने सालों से जब से डॉक्टर बने हैं ज़िंदगी और मौत दोनों चीज़ रोज़ देखते आए हैं। तो ये कभी सच जो है ज़िंदगी का कभी डराता नहीं है, हिम्मत देता है काम करने की और उस काम के लिए हम हमेशा जुड़े रहें। और सबसे अच्छी बात क्या लगी कि पिछले 100 दिनों में जो भी हमने काम किया है हम काफ़ी ज़्यादा कोरोना मरीजों को ठीक कर पाए हैं। पिछले 100 दिनों से लगातार डटे हुए हैं सर आप पूरे देश की सेवा करने में। डॉक्टर CS सुशील, किस तरह से खुद को चुस्त दुरुस्त रखते हैं आप? खुद का इम्यूनिटी बूस्ट किस तरह से करते हैं? लोगों को तो मरीजों को तो सलाह देते हैं आप, लेकिन खुद को कैसे दुरुस्त रखते हैं सर? देखिए साहब, पेशेंट का इलाज करने के पहले खुद को चुस्त दुरुस्त रखना बहुत ज़रूरी है। मैं रोज़ सुबह 6:30 बजे उठ जाता हूँ, निवृत्त होकर मैं एक्सरसाइज करता हूँ, ऊपर छत पे टहलता हूँ और योगा करता हूँ। उसके बाद मैं मिल्क वगैरह लेता हूँ, डाइट अच्छी लेता हूँ और स्ट्रेस नहीं लेता मैं बिल्कुल भी, किसी भी तरह का मैं स्ट्रेस नहीं लेता और रात को पूरी नींद निकालता हूँ। मेरा जहाँ तक कहना है, अच्छा खाना, एक्सरसाइज करना और बढ़िया नींद निकालना। अगर किसी व्यक्ति के पास में 3 गुण हैं या तीनों उसके साथ हैं तो मेरे ख्याल से उसको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और इसी तरह से मैं बिल्कुल ठीक रह पाता हूँ। दूसरा, मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है, मेरी पत्नी मेरे साथ रहती है, बिल्कुल सपोर्ट करती है मुझे, हर तरह से पूरा ख्याल रखती है, इसलिए मुझे दिक्कत नहीं आती। अस्पताल में मैं जाता हूँ, सब लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, वहाँ पर पूरा स्टाफ सपोर्ट करता है और कहीं पर भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आती। अगर हम हमें चुस्त दुरुस्त नहीं रखेंगे तो मेरे ख्याल से हमें दिक्कत आने की संभावना है। जैसे अगर एज के हिसाब से देखा जाए तो जितने भी अभी सुपरिटेंडेंट बने हैं या जो भी प्रिंसिपल हैं लगभग हाई रिस्क ग्रुप से ही है, क्योंकि 60 के आसपास ही है। जैसे मैं 62 हूँ, डायबिटीज का पेशेंट हूँ, एस्थमेटिक पेशेंट भी हूँ, हाई रिस्क ग्रुप में आता हूँ। घर वाले कहते हैं, बच्चे भी कहते हैं कि डैडी ऐसा कर लो वैसा कर लो, पर वो ये नहीं कहते कि नहीं काम मत करो। वो कहते हैं नहीं, अपना ख्याल रखें, पूर्णतया आप सावधानी बरतें और काम करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और मुझे मजा आ रहा है काम करने में, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। काम करने में आपको मजा आ रहा है, लेकिन जब ऐसी खबरें सुनते थे आप, हो सकता है आपका सामना ना हुआ हो ऐसी खबरों से कि कोरोना पेशेंट डॉक्टर्स के साथ अभद्रता कर रहे हैं, उस वक्त कभी खींच नहीं आई आपको? नहीं खींच आती है साहब। अगर दुर्व्यवहार करता है डॉक्टर के साथ, ऐसा करता है, पर डॉक्टर तो एक ऐसा जीव है, एक ऐसा व्यक्ति है जो कि परेशानियों को झेल के भी काम करता है। हमारे पास में क्या है मुझे बताइए, अगर सैंपल लेने जाना है, किसी गली में घुस गए, वहाँ पत्थर फेंक रहे हैं या और कुछ कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, उसके बावजूद भी डॉक्टर्स की टीम जाती है, नर्सिंग स्टाफ की टीम जाती है और सैंपल लेके आती है। मतलब करना तो पड़ता ही है, जो हम नहीं करेंगे तो फिर कौन जाएगा? हाँ ठीक है, अगर वैसे नहीं गए तो पुलिस को साथ लेके जाना पड़ता है।
ताकि किसी भी तरह से ईजी हो। पर जो अपना काम है वो काम तो हमें करना ही पड़ता है, उससे हम पीछे नहीं हट सकते कहीं कभी भी। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी डॉक्टर अपने कर्तव्य से पीछे हटता हो। समय की कमी है, बस एक एक कमेंट आप तीनों से चाहूंगा मैं। क्या कहेंगे दर्शकों से? आज डॉक्टर्स डे है और कई कोरोना पेशेंट अब भी आपके अस्पतालों में हैं, क्या कहेंगे डॉक्टर CS सुशील? लास्ट कमेंट। बिल्कुल है साहब, कई पेशेंट है हमारे पास में। मैं तो यही कहूंगा कि ये मान ले कोरोना खत्म नहीं हुआ है, कोरोना से हमें बचना है। कोरोना आ रहा है पर हमें बचना है। हाथ को सैनिटाइज करते रहें, बार बार में सैनिटाइज, जब भी कोई चीज छुए सैनिटाइज करें, अपने मास्क का प्रयोग करें और दूरियां मेंटेन करें। अगर ये 3 मंत्र यदि हमने अपना लिए तो मेरे ख्याल से कोरोना किसी के पास नहीं आएगा। कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम तो रात दिन अस्पताल में काम करते हैं, हर पेशेंट को ये मान के चलते हैं कोरोना संदिग्ध है, ये कोरोना पेशेंट है, और उससे बचाव करके ही हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए डॉक्टर्स चपेट में आए, मैं मना नहीं करता, पर बहुत ज्यादा नहीं आए, बहुत ज्यादा डेथ नहीं हुए, पर जिनकी डेथ हुई है कहीं ना कहीं उनसे चूक हुई है, ये मान के चलता हूं। चलिए, एक तो SMS का मंत्र मिला था, आज एक और मंत्र मिल गया है www का। डॉक्टर RL सुमन, क्या कहेंगे दर्शकों से? मैं डॉक्टर्स के लिए सबसे पहले कहना चाहूँगा, आज डॉक्टर्स डे है, कि जो डॉक्टर्स अपनी ज़िंदगी लगाते हैं डॉक्टर बनने के लिए और ज़िंदगी भर वो दूसरों की ज़िंदगियां बचाने में लगाते हैं, तो मैं चाहूँगा कि उन सभी का जीवन भी खुशहाल रहे, वो लोगों की ज़िंदगियां बचाते रहें, लोगों की ज़िंदगी में रंग लाएं। और ये मेरी शुभकामना है उनसे, डॉक्टर्स के लिए। और साथ ही साथ मैं आम जनता को भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, हमें कोरोना के साथ अभी थोड़े दिन और चलना होगा। पता नहीं क्या होगा, नाम नोवल वायरस है इसका, बट यदि हम रेस्पिरेटरी जो एटिकेट्स हैं, जो सावधानियां हैं इसकी, कि छींकना नहीं, खांसना नहीं, स्पिटिंग नहीं करना है, मास्क पहन के रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइन को यदि फॉलो करते रहेंगे तो हम डेफिनेटली एक दिन कोरोना को भी हरा देंगे, जीत पाएंगे हम इसके। चलिए, डॉक्टर अशोक गुप्ता, फाइनल कमेंट आपका। और आपका कमेंट इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा केसेस जयपुर में आए हैं और आपके पास बच्चों के केसेस ज्यादा आते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा हमारे दर्शकों को कि भाई हम आपके लिए अस्पताल में लगे हुए हैं, हम आपके लिए दिन रात लगे हुए हैं, हम आपकी ज़िंदगी खुशहाल बनाने के लिए लगे हुए हैं। आप उन सब गाइडलाइंस को फॉलो करें ताकि आप स्वस्थ रहें, आप बीमार नहीं पड़ें। बीमार पड़ेंगे तो हमें तो वैसे भी देखभाल करनी है और ज़्यादा लोगों की करनी पड़ेगी, आपकी ज़िंदगी को खतरा रहेगा। हम चाहते हैं कि आप खुश रहें और हेल्दी रहें, इसलिए आप वो सारे जो गाइडलाइंस हमारी सरकार दे रही है उनको फॉलो करें, स्वस्थ रहें। और दोनों तरफ डॉक्टर और डॉक्टरों के साथ काम करने वाले जो नर्सिंग कर्मचारी हैं या दूसरे पैरामेडिकल स्टाफ है, उनको उत्साहित करें और उनको जहां तक हो सके उनका सम्मान बढ़ाएं ताकि डॉक्टर्स आपकी खुशी की कामना कर रहे हैं, आप भी इनकी खुशी के बारे में सोचिए। सिर्फ आज डॉक्टर्स डे के दिन नहीं, 365 दिन इनके बारे में सोचिए, क्योंकि ये ही धरती के भगवान हैं, आपको नई जिंदगी देने वाले हैं। आप तीनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।